अनोखे पेड़ का जादुई शादी का जोड़ा। ढोलकपुर गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम मोना था। मोना को अपनी सुंदरता पे बिल्कुल भी घमंड नहीं था, लेकिन मोना बहुत गरीब थी। मोना के पिता अपनी औकात से भी बड़े स्कूल में मोना को पढ़ाते थे। मोना की माँ उसी स्कूल में सफाई किया करती थी। मोना के पिता एक मजदूर थे। वह मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सवेरे उठकर मोना की माँ घर का सारा काम कर लेती है और वह मोना से कहती है, बेटी मोना, स्कूल का टाइम हो गया है। अगर तू लेट जाएगी तो तुझे स्कूल में डांट पड़ेगी, इसलिए तो मेरे साथ ही चल। नहीं माँ, मुझे आपके साथ अभी नहीं जाना है, अभी टाइम ही कितना हुआ है। नहीं बेटी, तो जल्दी उठ और तैयार हो जा। फिर मोना उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है और अपनी माँ के साथ स्कूल चली जाती है। मोना स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में बैठ जाती है और मोना की माँ स्कूल की सफाई करने लगती है। तभी कुछ देर बाद मोना की क्लास के बच्चे भी आने लगते हैं और रिया भी आ जाती है। रिया प्रिंसिपल की बेटी होती है। उसे इस बात पर बहुत घमंड था कि वह प्रिंसिपल की बेटी है, इसलिए वह हर किसी को परेशान किया करती थी और कभी भी स्कूल का होमवर्क करके नहीं लाती थी। रिया जैसे ही मोना को देखती है तो वह कहती है, अरे ओ सफाई कर्मचारी की बेटी, तुझे इतनी भी क्या जल्दी होती है? सुबह सुबह स्कूल आ जाती है, तुझे भी अपनी माँ के साथ सफाई करानी होती है क्या? मोना रिया की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है और वह बहुत प्यार से कहती है, अरे रिया, तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरे जल्दी आने से बुरा लगता है तो मैं कल से लेट आऊंगी। वो तो माँ मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले आई, इसलिए मैं आ गई। रिया मोना को हमेशा परेशान किया करती थी, लेकिन मोना रिया की बातों का और उसकी हरकतों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। लेकिन रिया मोना की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और टीचर सभी बच्चों से कहती है, चलो आज सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क चेक करा लो। टीचर के ये कहने के बाद सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क चेक कराने लगते हैं और जब टीचर मोना का होमवर्क देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, मोना, तुमने तो अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। तुम इस पूरे क्लास की होशियार लड़की हो और समझदार भी। चलो रिया, तुम भी अपना होमवर्क चेक करा लो। टीचर, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। रिया, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, फिर भी तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है। तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती हो। तुम्हें तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। और मोना को ही देख लो, वो कितनी गरीब है, फिर भी वह अपना काम बहुत अच्छे से करती है। तुम्हें उसे कुछ सीखना चाहिए। टीचर की बात सुनने के बाद रिया को मोना पर गुस्सा आ जाता है और वह अपने मन में कहती है, ये मोना अपने आप को समझती क्या है, इसे तब मैं बताऊंगी। और कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मोना अपनी माँ के साथ घर जाने लगती है। तभी मोना की माँ मोना से पूछती है, बेटी, आज स्कूल में क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, रोज की तरह मेरा स्कूल गया। आज कुछ भी तो अलग नहीं था। आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि बेटी, आज तुम्हारी मैडम ने तुम्हारी तारीफ की थी। कि तभी मोना और मोना की माँ घर पहुँच जाते हैं। दोनों मिलके घर का काम करते हैं और शाम होते ही मोना के पिता भी आ जाते हैं। उनकी ऐसी ही जिंदगी बीत रही थी। अब मोना बड़ी हो चुकी थी और वो एक कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पर रिया भी पढ़ती थी। रिया मोना का कॉलेज में भी मजाक उड़ाया करती थी। वह उसे अभी भी परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कॉलेज से घर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ मोना से कहती है, बेटी, तुम्हारे पिताजी की आज तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों से कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाओ। शायद उन दवाइयों से तुम्हारे पिताजी को थोड़ी राहत मिल जाए।
अच्छा माँ, मैं अभी जाती हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ ही समय में दवाइयाँ लेकर आ जाऊंगी। और मोना तुरंत जाकर दवाइयाँ लेकर आती है और उसके बाद उन दवाइयों को अपने पिता को खिला देती है और उन्हें आराम करने के लिए कह देती है। और अगले दिन मोना के पिता की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है और मोना के पिता मोना से कहते हैं, सुनो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और वो लोग आज तुम्हें देखने के लिए आते ही होंगे, इसलिए तुम आज कॉलेज मत जाओ। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। और कुछ समय बाद लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के की माँ कमला मोनिका को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे आपके बेटी तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी, इसलिए आप यह रिश्ता पक्का ही समझे। आपकी जैसी बेटी तो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। भला ऐसी सुंदर और संस्कारी लड़कियां वहाँ मिलती हैं। कि तभी मोना के पिता कहते हैं, अरे ये तो आपका बड़प्पन है जो हम जैसे गरीब घर की लड़की को आप जैसे अमीर घर की लड़की को बहू बनाना चाहते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, इसलिए आप अपना मुंह मीठा कीजिए। अरे हाँ, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। और उसके बाद मोनिका का रिश्ता तय हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोनिका की माँ मोनिका से कहती है, बेटी अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी और तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाओगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मोनिका कॉलेज जाती है। वहाँ पर रिया भी अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी होती है। रिया जैसे ही मोनिका को देखती है वह मोनिका से कहती है, मोनिका ये लो मेरी शादी का कार्ड, मेरी शादी तय हो गई है और तुम मेरी शादी में जरूर आना, क्योंकि बचा हुआ खाना तुम ही तो खाओगी और तुमसे नहीं खाया जाएगा तो तुम अपने माता पिता के लिए ले जाना। और हाँ, मेरी शादी का जो दुल्हन का सेट है ना, वो भी देख के जाना। शायद तुमने ऐसा सेट तो कभी देखा ही नहीं होगा, कम से कम तुम्हें देखने का तो नसीब हो जाएगा। तुम इतनी गरीब हो कि तुम क्या ही खरीदोगी। अगर कभी तुम्हारी शादी हुई तो तुम अपने पुराने वाले कपड़े पहन के शादी मत कर लेना। वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या, तुम वही पहन कर लेना। चलो कोई बात नहीं। रिया की बात सुनकर रिया के सारे दोस्त हंसने लगते हैं, जिसे देखकर इस बार मोनिका को भी बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, रिया तुम्हारा बहुत हो गया। मुझे लगा कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम नहीं सुधरोगी। तुमने आज मेरी बेइज्जती अपने दोस्तों के सामने की। तुमने मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाया और मेरी गरीबी पर हंसी। तुम अपने आप को समझती क्या हो। और हाँ, मेरी भी शादी तय हो चुकी है। तुम मेरी शादी में जरूर आना और मेरा भी दुल्हन का सेट जरूर देखना, तुमसे लाख गुना अच्छा होगा। ये सब बोलकर मोना वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और वह कहती है, मैंने ये सब रिया को तो बोल दिया, लेकिन मैं ये सब लाऊंगी कहाँ से। पिताजी की तबीयत वैसे ही खराब चल रही है और माँ तो कितना ही कमाती है जो मुझे एक सुंदर सा दुल्हन का सेट दिला पाएगी। अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरी बेइज्जती फिर से होगी। बचपन से लेके आज तक मैं अपनी बेइज्जती सहती आ रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक बुरा नहीं माना है। लेकिन अब तो हद पार हो गई है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो अमीर लोग हैं और हम गरीब। तभी एक आवाज आती है, मोनिका तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये आवाज सुनकर मोनिका डर जाती है और वह कहती है, तुम कौन हो? मोनिका तुम डरो मत, मैं ये पेड़ हूँ जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो। मोनिका मुझे पता है तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो और तुम्हारे साथ बचपन से बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन आज तक तुमने इसकी शिकायत किसी से भी नहीं की। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दुल्हन का सेट दूंगा। क्या सच में तुम सही कह रहे हो? हाँ मोनिका, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई आम दुल्हन का सेट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक जादुई दुल्हन का सेट दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। फिर वह पेड़ एक जादुई दुल्हन के सेट में बदल जाता है, जिसपे बहुत सारे दुल्हन के सेट लगे होते हैं। उन सेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि लहंगा, सैंडल, मेकअप और भी सामान, जिसे देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, अरे ये तो बहुत सुंदर सुंदर सेट है।
मैंने आज तक ऐसे दुल्हन के सेट नहीं देखे हैं। ऐसे दुल्हन के सेट तो किसी एक्टर ने भी नहीं पहने होंगे। हाँ मोनिका, तुम सही कह रही हो। ये जादुई दुल्हन के सेट बहुत सुंदर और चमत्कारी भी हैं। इसलिए तुम ये दुल्हन का सेट ले जाओ। और उसके बाद वह जादुई दुल्हन का सेट लेकर अपने घर आ जाती है, जिसे देख उसकी माँ हैरान हो जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी, इतना सुंदर दुल्हन का सेट तो कहाँ से लेकर आ रही है? मेरे पास इसके देने के लिए पैसे नहीं है, तो इसे वापस कर दे। माँ, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और मोनिका सारी बात अपनी माँ को बता देती है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। और शादी वाले दिन मोनिका उस जादुई दुल्हन के सेट को पहनकर तैयार हो जाती है, जिसे पहनकर मोनिका बहुत सुंदर लग रही होती है। और मोनिका की शादी में रिया भी आती है। रिया जैसे ही मोनिका को देखती है, वह उससे जलने लगती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ मोनिका की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और रिया कभी भी मोनिका की जिंदगी में वापस नहीं आती है। मूर्ख व्यक्ति की किस्मत। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक औरत अपने मूर्ख बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम भोला था। उसका बेटा रोज सुबह काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को ही घर आता था। एक दिन भोले को काम मिल जाता है और वह घर आकर अपनी माँ को बताता है, माँ, मुझे काम मिल गया है, मैं कल से काम पर जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, जो भी तेरा मालिक तुझे देगा उसे अपने जेब में रख कर लाना। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। और अगले दिन भोला सुबह सुबह उठकर काम पर चला जाता है। वह वहाँ पर काम करता है और काम करते करते उसे शाम हो जाती है। फिर वहाँ पर मालिक आता है और भोला से कहता है, भोला, तुम अपने काम के बदले यह दूध ले लो। भोला अपने मालिक से कुछ नहीं कहता, वह वो दूध ले लेता है। मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर भोला को अपनी माँ की बात याद आती है और वह अपने जेब में वह दूध डाल लेता है। फिर भोला अपने घर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, देखो माँ, मुझे क्या मिला। लेकिन जब भोला अपने हाथ को जेब में डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब में कुछ नहीं है। तब उसकी माँ उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें तुम्हारे मालिक ने क्या दिया था? माँ, मुझे मालिक ने काम के बदले दूध दिया था और वह दूध मैंने आपके कहे अनुसार अपनी जेब में रख लिया था, लेकिन अब वह मेरी जेब में नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है और कहती है, दूध को जेब में नहीं रखते, उसे किसी बर्तन में रख कर लाना चाहिए था ना। कल तुम्हें जो भी सामान मिले तुम उसे एक बर्तन में ही रख कर लाना। भोला एक बर्तन अपने घर से लेकर जाता है और वहाँ पहुँचकर वह दिन भर काम करता है। फिर शाम होने पर मालिक आता है और भोला को एक मुर्गी देता है। वह मुर्गी भोला अपने बर्तन में रखकर उसे ऊपर से अच्छी तरह से ढक देता है और वह बर्तन लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ के पास जाकर उस बर्तन को खोलकर दिखाता है। उसे खोलते ही भोला को पता चल जाता है कि वह मुर्गा मर चुका है। यह देखकर उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगता है और भोला अपनी माँ से कहता है, माँ, यह मुर्गी मैंने तो जिंदा रखी थी, तो यह मर कैसे गई? भोला की माँ को मुर्गी के मर जाने पर बहुत दुख होता है और वह अपने बेटे को फिर से समझाती है, बेटा, मुर्गी को हाथ में या उसे रस्सी से बांध कर लाना चाहिए था ना। देखो, यह मुर्गी अब मर गई। फिर भोला तीसरे दिन रस्सी लेकर जाता है और वह काम करता है। शाम होने पर ही मालिक आता है और भोला को काम के बदले उसे कुछ सब्जियां दे देता है।
जिसे भोला अपनी रस्सी में बांध लेता है और घर लेकर आता है। और वह जब घर पहुंचता है तो अपनी माँ को बाहर बुलाता है। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जब उसकी माँ बाहर आती है तो वह देखती है उसके पास एक रस्सी के अलावा कुछ नहीं होता। यह देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे क्या मिला था? फिर भोला अपनी रस्सी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि रस्सी में तो सब्जियां है ही नहीं। तब भोला अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे मालिक ने सब्जियां दी थी। बेटा उसे हाथ में लेकर आना चाहिए था ना। वह तो अब रास्ते में ही गिर गई होगी और गंदी भी हो चुकी होगी। रोज की तरह सुबह उठकर काम पर जाता है और रोज की तरह शाम होने पर मालिक आता है और मालिक भोला का काम देखकर बहुत खुश होता है। मालिक उसे काम के बदले एक गधा देता है और मालिक भोला से कहता है, भोला तुम बहुत अच्छे मजदूर हो। तुम्हें जो भी काम मिलता है तुम उस काम को बहुत अच्छी तरह से करते हो, इसलिए आज से तुम मेरे पास ही काम करना। तुम्हें कहीं भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें यह एक गधा दे रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। फिर मालिक वहाँ से चला जाता है और भोला गधे को देखते हुए कहता है, अरे गधा तो बहुत भारी होगा, लेकिन इसे अपने हाथ में कैसे उठाऊं? पर मैं क्या कर सकता हूँ, माँ ने कल मुझसे कहा था मालिक कोई भी सामान दे उसे अपने हाथ में ही उठाकर लाना। फिर भोला उस गधे को अपने हाथ में उठाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह आदमी भोला से कहता है, भाई ये गधा तो ठीक ठाक है, तुम इसे अपने हाथ में क्यों उठा रहे हो? तब भोला अपनी माँ की बात बताता है। वह आदमी भोला की मूर्खता को समझ जाता है और वह अपने मन में कहता है, अरे क्यों ना मैं ये गधा इसके कंधे पर रखवा दूं, फिर ये दोनों गधे साथ में ही घर जाएंगे और लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। फिर वह आदमी भोला से कहता है, अरे भाई कहीं तुम्हारे हाथ थक गए इतना भारी गधा उठाने से, तो यह गधा नीचे गिर जाएगा और इसे चोट भी लग जाएगी। क्यों ना तुम इस गधे को अपने कंधे पर रख लो। भोला बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी से कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, तुम यह गधा मेरे कंधे पर रखवा दो। फिर वह आदमी वह गधा भोला के कंधे पर रखवा देता है और वह वहाँ से चला जाता है। और वह आदमी थोड़ी दूर जाने के बाद भोला को देखकर हंसता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ भोला अपना गधा लेकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में एक महल पड़ता है। उस महल के राजा की बेटी एकदम उदास और दुखी रहती थी। राजा को राजकुमारी का यह दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए राजा ने बहुत सारे नाटक और शो करवाए जिससे राजकुमारी हंसे। पर राजा के बहुत कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी बिल्कुल भी नहीं हंसी। इस बात से दुखी होकर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसाएगा वह इस राज्य का और महल का राजा बनेगा। यह बात सुनकर बहुत से लोग और राजकुमार राजकुमारी को हंसाने के लिए आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को नहीं हंसा सका। और राजकुमारी इस बात से परेशान होकर खिड़की पर खड़ी थी। जिस समय भोला अपने गधे को कंधे पर ले जा रहा था, राजकुमारी जैसे ही भोला को देखती है तो राजकुमारी उसके भोलेपन और उसकी मूर्खता पर बहुत हंसती है। राजकुमारी को हंसता देखकर दासी राजा के पास जाती है और राजा को राजकुमारी के हंसने की बात बताती है। यह सुनकर राजा खुश होते हैं। राजा भोला को बुलाने के लिए एक सैनिक को भेजते हैं। वह सैनिक भोला के पास जाता है और भोला से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। तब भोला कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा, फिर ही कहीं जाऊंगा, वो भी अपनी माँ से पूछकर।
चलो हम तुम्हारी माँ को भी राजमहल में बुला लेंगे। फिर भोला राजमहल में जाता है और कुछ ही समय में राजमहल में भोला की माँ भी आ जाती है और राजा भोला से कहता है, तुमने आज मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी है। आज तुमने मेरी बेटी को हंसाया है। इस बात पर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं अपने वादे के अनुसार तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। और यह बात सुनकर भोला की माँ बहुत खुश हो जाती है और भोला और राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर भोला राजमहल में रहने लगता है।